नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। खबर प्रयागराज से है, जहां महाकुंभ में प्रयागराज मेला प्राधिकरण का 4 विश्व रिकॉर्ड बनाने का लक्ष्य है, लेकिन संगम की अलौकिक छटा ऐसी बिखरी है कि रिकॉर्ड खुद ब खुद बनते जा रहे हैं। बता दें कि 11 से 16 जनवरी तक मेले के 6 दिनों में अब तक 7 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने गंगा, यमुना और सरस्वती की पावन त्रिवेणी पर पुण्य की डुबकी लगाई है। बताया जा रहा है कि सिर्फ गुरुवार को शाम 6 बजे तक 30 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने संगम में स्नान किया है। स्नानार्थियों में 10 लाख कल्पवासियों के साथ साथ देश विदेश से आए श्रद्धालु और साधु संत शामिल हैं। वहीं विविध संस्कृतियों की झलक भी महाकुंभ में देखने को मिल रही है। हमारी सहयोगी रुचि नेहरा ने डॉक्टर अनीता सहगल से महाकुंभ को लेकर खास चर्चा की। इस चर्चा में डॉक्टर अनीता सहगल ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। कुंभ ऐसे तो हर 12 साल में होता ही है, पर कुंभ 2025 किन मायनों में विशेष है? सबसे पहले तो कुंभ के सभी श्रद्धालुओं को, ये कार्यक्रम देखने वालों को सभी को सादर प्रणाम, और आपको महाकुंभ 2025 के हमारे भारत के इस पावन धरा पर आप सभी को शत शत नमन करते हुए आप सभी का स्वागत करता है ये भारत। जैसा कि आपने पूछा कि हमारा ये कुंभ 2025 क्यों सब कुंभों से अलग है, क्योंकि एक बात होती है कुंभ यानी कि अर्ध कुंभ जो होता है वो 6 साल बाद, और पूर्ण कुंभ जिसको कहते हैं हम वो होता है 12 साल बाद, और ये है 144 साल बाद। तो एक सेंचुरी पार करने के बाद अर्धशतक के पास पहुंच जाता है ये हमारा समय, यानी कि 144 ईयर्स। तो एक लंबा समय तय होता है सिर्फ कुंभ के लिए नहीं, बल्कि हमारे ब्रह्मांड की हमारी जो शक्तियां हैं वो अपने आप में, आपने भी सबने सुना होगा और सभी ने रेडियो टीवी के माध्यम से कि आए दिन हमारे सूरज चंद्रमा की परिक्रमा करने का उनकी गति, उनका डिस्टेंस कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, किसी भी प्लैनेट पे हमारे धूल है वो संकुचित हो रहे हैं। तो इस तरह की बातें जब हम लोग डेली सुनते हैं तो आप खुद सोच लीजिए कि 144 साल का जो वर्ष है कितना लंबा है, मतलब कि कितनी जनरेशन आई और चली गई होगी। मतलब हम लोगों ने तो कभी सोचा भी नहीं होगा कि वहां पे उस समय किस रूप में था हमारा चंद्रमा और किस रूप में था हमारा पृथ्वी हमारी थी। तो इस तरह से ज्योतिक अपने में जिस तरह से संतुलित बनाए हुए उसने इतना लंबा सफर तय किया है, तो उसका असर हमारी पृथ्वी पे तो जरूर पड़ा होगा। जब पृथ्वी पे पड़ा होगा तो उसमें सबसे पहला प्रभावित वाला जो कण होता है या जो पृथ्वी पे माना जाता है वो होता है जल, क्योंकि जल जो है सबसे पहले प्रभावित होता है। क्योंकि कहा जाता है जैसे कि सूर्य किरणें जब तक हमारी गंगा नदी के ऊपर या किसी गंगा नदी के ऊपर जब तक पड़ती नहीं है तब तक उसका जल गर्म रहता है, और जैसे ही पहली किरण पड़ती है जल हमारा गर्म हो जाता है। क्यों? व्हाट इज द कॉज बिहाइंड इट? नोबडी नोज अबाउट दिस। कोई नहीं जान पाया आज तक कि पूरे विश्व के साइंटिस्ट भी इस बात को नहीं समझ पाए कि हमारे भारत में गंगोत्री से निकलने वाली इस महान हमारी प्राणदायिनी गंगा जी के इस जल के पीछे क्या कारण है। तो अब आप सोच लीजिए 144 साल में हमारे इस ब्रह्मांड ने इस जल को किस रूप में परिवर्तित किया होगा, उसका शुद्धिकरण किया होगा, उसमें कितनी सारी चीजें समाहित करी होंगी जिसका फल नहीं प्रतिफल प्राप्त करने के लिए पूरी दुनिया से करोड़ों अरबों की संख्या में श्रद्धालु खींचे चले आते हैं हमारे इस महाकुंभ 2025। तो ये विशेषता बहुत बड़ी विशेषता है कि ये दैट इज द एंटायर टाइप्स ऑफ हमारा कुंभ से भी अर्धकुंभ महाकुंभ जितने भी पढ़ते हैं उन सबसे अलग है, हमारे सिर्फ आध्यात्मिक रूप में नहीं, साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू। जी, एक साध्वी आजकल काफी न्यूज में बनी हुई है जी, अपनी भगवा पहनने को लेकर, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। जब तक हमारी किसी भी चीज में क्रिटिक्स ना हो तो वो ज्यादा पॉपुलर नहीं हो पाती है। तो वो हमारा अध्यात्म हो, चाहे हमारा परिवार हो, चाहे हमारा समाज हो, चाहे हमारी राजनीति हो, तो कुछ ना कुछ तो ऐसा होता ही है। लेकिन किस मुद्दे पर होता है, किसी से बात करी जाए, अगर हम कुंभ में चलते हैं वहां हम किसी का इंटरव्यू करेंगे, किसी से पूछेंगे तो कोई सही रूप में इस बात का जवाब नहीं दे पाएगा। रही साध्वी जी की बात, तो साध्वी जी का जो बैकग्राउंड है वो कोई नहीं जानता है क्या? सब कोई जानता है।
वो भी एक एंकर थी, हर तरह का काम करती थी, सब कुछ करती थी, वो ग्लैमर की दुनिया से जुड़ी हुई थी। ऑब्वियस ही बात है, जब आप मंच पे जाएंगे या किसी के सामने आप शो करेंगे तो आपको कुछ थोड़ा सा प्रेजेंटेशन करना पड़ेगा, लेकिन इसका मतलब और फिर कुछ नहीं कहा जा सकता। लोग कहते हैं ना कि कल का कोई भरोसा नहीं है। अगर इस बात को अगर आप मानती हैं, यहाँ ऊपर वाले की मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, जैसे कि हम लोग बैठे होते हैं, किसी से मिल के आते हैं, घर पहुंच भी नहीं पाते हैं, तो कभी कभी फोन आता है कि अरे उसकी डेथ हो गई, अरे अभी तो हम उससे मिल के आए थे बिना किसी बीमारी के, अभी तो कल हम उसके साथ चाय पी के आए और आज उसकी डेथ हो गई। यही वाली बात है, किस समय किसका मन पलट जाए, अध्यात्म की तरफ उसका रुझान हो जाए, ये आप नहीं कह सकती। ये ऊपर वाले की ही मर्जी है कि वो किसको अपने पास बुलाता है, किसको अपने बगल में बैठाता है, किसको अपना आशीर्वाद देता है। तो जब साध्वी जी की बात है, तो जैसे कि हमारे संत, महात्मा, श्रद्धालु, वहां के लोग ये कह रहे हैं कि हमारे साधुओं को देखिए, उनके चेहरे पे भस्म लपेटी हुई होती है और उनका अगर कोई भी पार्ट अगर आपको दिखाई पड़ता है तो वो भी उसको ढक लेते हैं। तो ढक लेते हैं तो इसका मतलब ये क्या है, आप है तो साधु ही ना, जो भी अगर चेहरा नहीं भी ढकेंगे तब भी आप साधु ही कहलाएंगे। तो वहीं दूसरी तरफ जो साध्वी जी हैं, अगर भगवान ने उनको रूप रंग सब कुछ दिया हुआ है और तो उससे उसका मतलब क्या है, क्या वो भी अपने मुंह पे भस्म लगा के ही चले? नहीं। एक महिला होने के नाते मैं तो यही कहना चाहूंगी कि अगर वो हैं हमारे उस महाकुंभ में, तो नारी शक्ति की इज्जत की जाए, नारी शक्ति की इस बात को आगे बढ़ाया जाए कि सिर्फ मेल कैंडिडेट ही नहीं, सिर्फ पुरुष ही नहीं हमारे महाकुंभ में अपना झंडा गाड़ सकते हैं, महिलाएं भी गाड़ सकती हैं, क्योंकि उनके पास भी आध्यात्मिक शक्ति है, ऊपर वाले की दी हुई वो देन है, जिससे कि वो बहुत कुछ करके दिखा सकती है। क्यों? जब तक शांत है तब तक अबला है, और जब आगे बढ़ जाएंगी ना तब वो सबला कहलाने लगेंगी। सॉरी, जब सबला है और जब वो अबला कहलाने लगेगी, और फिर जब वो मां रूप चंडी का ले लेंगी ना, तब त्राही त्राही हाहाकार मच जाएगा महाकुंभ में। सिर्फ ऐसे ही जैसे कि हमारे इस कुंभ का नाम क्यों पड़ा, महाकुंभ स्टार्ट कैसे हुआ, एवरीबॉडी नोज अबाउट इट। आप भी जानती हैं, समुद्र मंथन में हमारे राक्षस और देवताओं के बीच में युद्ध हुआ था, मंथन हुआ था, उसमें से निकला था अमृत। वो अमृत की बूंदें पूरे विश्व में सिर्फ 4 जगह गिरी थी, आपकी उज्जैन में, नासिक में, हरिद्वार में और प्रयागराज में। और ये जो अमृत की बूंदें गिरी थी, तभी से हमारे इन चारों जगहों पर कुंभ का प्रदर्शन होना शुरू हो गया था, कुंभ आयोजित होने शुरू हो गए थे। पीएम मोदी ने राजधानी दिल्ली में भारत मोबिलिटी 2025 का औपचारिक तौर पर उद्घाटन किया। इस मौके पर पीएम मोदी के साथ केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने इस दौरान देश में ऑटोमोबाइल जगत को लेकर क्या कुछ कहा है, वो भी आपको सुनाते हैं। पिछली बार जब मैं आपके बीच आया था, तब लोकसभा के चुनाव ज्यादा दूर नहीं थे। उस दौरान मैंने आप सबके विश्वास के कारण कहा था कि अगली बार भी भारत मोबिलिटी एक्सपो में जरूर आऊंगा। देश ने तीसरी बार हमें आशीर्वाद दिया। आप सभी ने एक बार फिर मुझे यहां बुलाया। मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, मुझे खुशी है कि इस वर्ष भारत मोबिलिटी एक्सपो का दायरा काफी बढ़ गया है। पिछले साल 800 से ज्यादा एग्जीबिटर्स ने हिस्सा लिया, 1.5 लाख से ज्यादा लोगों ने विजिट किया। इस बार भारत मंडपम के साथ साथ द्वारका के अशोभूमि और ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर में भी ये एक्सपो चल रहा है। आने वाले 5-6 दिनों में
बहुत बड़ी संख्या में लोग यहां आएंगे। अनेक नई गाड़ियां भी यहां लॉन्च होने वाली है। ये दिखाता है कि भारत में मोबिलिटी के फ्यूचर को लेकर कितनी पॉजिटिविटी है। यहां कुछ एग्जीबिशंस में विजिट करने, उन्हें देखने का अवसर अभी मुझे मिला। भारत की ऑटोमोटिव इंडस्ट्री फैंटास्टिक भी है और फ्यूचर रेडी भी है। मैं आप सभी को अपनी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, भारत के ऑटो सेक्टर के इतने बड़े आयोजन में मैं आज रतन टाटा जी और ओसामू सुजुकी जी को भी याद करूंगा। भारत के ऑटो सेक्टर की ग्रोथ में मिडिल क्लास के सपने को पूरा करने में इन दोनों महानुभावों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मुझे भरोसा है कि रतन टाटा जी और ओसामा सुजुकी जी की लेगेसी भारत के पूरे मोबिलिटी सेक्टर को इंस्पायर करती रहेगी। साथियों, आज का भारत एस्पिरेशन से भरा हुआ है, युवा ऊर्जा से भरा हुआ है। यही एस्पिरेशंस हमें भारत की ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में दिखाई देती हैं। बीते साल में भारत की ऑटो इंडस्ट्री करीब 12% की ग्रोथ से आगे बढ़ी है। मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड के मंत्र पर चलते हुए अब एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है। इतनी तो दुनिया के कई देशों की पॉपुलेशन नहीं है जितनी हर साल भारत में गाड़ियां बिक रही हैं। एक साल में करीब 2.5 करोड़ गाड़ियां बिकना, ये दिखाता है कि भारत में डिमांड लगातार कैसे बढ़ रही है। ये दिखाता है कि जब मोबिलिटी के फ्यूचर की बात आती है तो भारत को क्यों इतनी उम्मीदों के साथ देखा जा रहा है। साथियों, भारत आज दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है। सिंगापुर के राष्ट्रपति की भारत की राजकीय यात्रा पर विदेश मंत्रालय ने विशेष ब्रीफिंग की है। इस ब्रीफिंग में उन्होंने क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। This is his first state visit to India after being elected the President of Singapore in September 2023. He is of course no stranger to India. In fact, he knows India very well. He takes great interest in the Indo-Singapore relationship as well as in India's economic development. He has had very close relations with our leadership. If you recall, in 2016, Prime Minister Shri Narendra Modi had invited him to deliver the inaugural address, Niti Aayog speech on transforming India, where the entire cabinet and the senior bureaucracy of India was present. And over the years, he has been to India many times. So in a way, this was a culmination of his association with India, and that too on the 60th year of our diplomatic relations. So the President is accompanied by
his spouse, Mrs. Jane Itogi, as well as 2 ministers and 3 members of parliament, and also senior officials and a business delegation. As I said, this is the state visit to commemorate 60 years of our diplomatic relations. It was in 1965 that Singapore was born as an independent nation, and India was one of the first countries to have recognized Singapore, a fact that is acknowledged very much by the Singaporean leadership. During this visit, the President was accorded a ceremonial welcome at Rashtrapati Bhavan by the President of India, as well as the Prime Minister, and members of the Cabinet were present and senior officials. He then proceeded to lay a wreath at the Samadhi of Mahatma Gandhi. Then he had a series, then External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar called on His Excellency. Yesterday there was also a series of meetings that he had with several ministers. As many as 5 cabinet ministers called on him, ministers in different fields, in Minister for IT, Minister for Roads and Highways, Finance Minister, Minister for Skill Development, and others, and of course Minister for Commerce and Industry. This was followed in the evening by talks between the President, Srimati. विदेश मंत्रालय ने अपने साप्ताहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम मुद्दों की जानकारी दी है। इसमें कनाडा और बांग्लादेश में राजनीतिक उठापटक और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे को लेकर जानकारी दी गई। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। In regard to his welfare and well-being with the Russian authorities, and hopefully he will also be returning India soon after his treatment is completed. Because there are several other questions, so let me give you an update on the Indian nationals who were serving in the Russian army, and status insofar as their numbers, etc. is concerned, to clarify issues that Reza has raised. As far as we have been telling you that we have been in constant touch with Russian authorities for early release and repatriation of Indian nationals who are serving in the Russian army. As of today, of all the known cases that have come to us, we have had 126 cases. Of these 126 cases of people who were serving in Russian armed forces or are serving in Russian armed forces, 96 people have already returned. They have been discharged. They have been discharged from the Russian armed forces. As per our available information, 18 Indian nationals in the Russian army remain. Out of these, 16 individuals, their whereabouts are not known, and the Russian side has categorized them as missing. We remain engaged with the Russian authorities to ascertain the whereabouts of the missing Indian nationals, as also seeking early release and repatriation of those who remain. So that is the status. 12 Indian nationals have died in the conflict who were serving in the Russian army. So that should clarify. You also had a question regarding citizenship. That is, we are not aware of these details. Possibly people who went there, they would have taken certain decisions of which we are not aware. So that is the situation. 126 known cases. Out of these, 96 people have come back, 12 people have died. There are 18 people who've been categorized. Out of these 18 people who are still serving, 16 have been categorized by the Russian authorities as missing, and we are seeking from the Russian authorities early release and repatriation of the rest of those who remain there.
One gentleman, of course, is injured, so he'll come back, and the mortal remains of one person has to come back. Reza, that gives you update on the situation. Siddhant, regarding elections in Bangladesh, see, our position as far as India-Bangladesh relations are concerned have been articulated number of times. We had the visit of our Foreign Secretary, where we said that we want to move in the positive direction. We want federal relations with the with the people of Bangladesh. We want India-Bangladesh relations to do well for the people of Bangladesh and the people of India. So that is what our approach is, a positive approach, and that remains. Krishna Mohanji, your question regarding invitation. We had issued a press release, and through that press release we had made our position very clear. I would like to reiterate what we had said, and we once again would like to read out for you. As we have already conveyed to you through a press release, at the invitation of the Trump-Vance Inaugural Committee, External Affairs Minister will represent the Government of India at the swearing-in ceremony of President-elect Donald Trump as the 47th President of the United States of America. So I hope that clarifies your question. Dhairya, you asked a question regarding US sanctions. These sanctions were announced a week back or so, on 10th January, if I recollect properly. These additional sanctions that have been announced. लखनऊ में मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समस्त मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों के साथ साप्ताहिक बैठक की है और आवश्यक दिशा निर्देश इस दौरान दिए गए। अपने संबोधन में मुख्य सचिव ने कहा कि 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत 25,000 लाभार्थियों के पक्ष में ऋण स्वीकृति वितरण सुनिश्चित कराया जाएगा। इसके लिए सभी जनपदों में ज्यादा से ज्यादा पंजीकरण कराया जाएगा। खबर गौतम बुद्ध नगर से है, जहां थाना सेक्टर 20 की पुलिस ने एक गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्त के पास से पुलिस को 2 किलो 10 ग्राम गांजा और बिना नंबर प्लेट की चोरी की गई बाइक बरामद की है। बता दें कि पुलिस ने लोकल इंटेलिजेंस और गोपनीय सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए गांजा तस्कर अभियुक्त शहजाद पुत्र सलीम को मल्टी लेवल पार्किंग के पास से गिरफ्तार किया है। अभियुक्त हरौला का रहने वाला बताया जा रहा है। और फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का। दोस्तों, आज का विषय